हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघर्ष बैच का दूसरा लेक्चर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का दूसरा लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जिससे आपको पूरा जेनेटिक्स का हर एक बात समझ में आएगा। और आज के इस लेक्चर को हमने नाम दिया है टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो जेनेटिक्स में आपको जानना बहुत जरूरी है, और अगर आप जेनेटिक्स में ये टर्म को नहीं जान पाए, आपको हर समय बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जेनेटिक्स के पूरा का पूरा टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पूरा टर्मिनोलॉजी का बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी के मदद से जेनेटिक्स को हम अच्छा से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर टर्मिनोलॉजी। देखिए, मैं सबसे पहला टर्मिनोलॉजी बात करने वाला हूं। आज के सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टर, ओके, और ट्रेट। आज हम लोग जानेंगे कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है। ओके, देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, जैसे आप हमें देख पा रहे हो, तो आप हमें बाहर से देख के बता दे रहे हो कि हम कैसे हैं। किसी भी प्लांट को आप बाहर से देख के बता दोगे कि आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, सेव का पेड़ है, अनार का पेड़ है। फल देख के आप बता दोगे कि ये कौन सा फल है, आम है, अमरूद है, सेब है, केला है, संतरा है। ओके, तो कैरेक्टर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ध्यान से समझिए, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन उसका कैरेक्टर कहलाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे हम मान लीजिए कि हम एक प्लांट लिए हैं और हम प्लांट हाइट चुने हैं। भाई, कोई भी प्लांट है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट तो होगा, तो हाइट इज अ कैरेक्टर। हम गोरे हैं तो हमारा बॉडी का रंग जो है वो गोरा है, व्हाइट है, दैट इज अ कैरेक्टर। किसी का आंख भूरा है, दैट इज अ कैरेक्टर। किसी का बाल घुंघरेला है, दैट इज अ कैरेक्टर। ओके, तो ऐसे प्लांट हाइट जो है वो भी क्या है? कैरेक्टर है। अब प्लांट हाइट जो है वो डिसाइड कौन करता है? जीन। कोई भी कैरेक्टर को डिसाइड कौन करता है? जीन। हम गोरे हैं तो वो जीन की वजह से, हम काले हैं तो वो जीन की वजह से, हम दिल वाले हैं तो वो जीन की वजह से नहीं है, वो दिल की वजह से। तो हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। दिल वाले अलग है, काले और गोरे अलग है। ओके, जस्ट जोकिंग। तो प्लांट हाइट का बात करते हैं, तो प्लांट हाइट जो है वो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है? जीन। ओके, अब बात करते हैं इस प्लांट हाइट का अलग अलग ट्रेट क्या हो सकता है। ट्रेट कहने का मतलब एक कैरेक्टर को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बताइए। अगर प्लांट हाइट है तो प्लांट टॉल भी हो सकता है, प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है। ओके, तो ये टॉल और ड्वार्फ, दिस इज द ट्रेट ऑफ द प्लांट हाइट। किसी भी प्लांट का दो अलग अलग रूप हो सकता है, दैट इज टॉल या ड्वार्फ। ओके, और ये ट्रेट जो है वो डिसाइड करता है एलील। एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, अभी सब कुछ हम लोग समझेंगे। ओके, तो प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को कौन डिसाइड किया? जीन। और प्लांट हाइट का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस करने का, या तो टॉल होगा प्लांट या तो ड्वार्फ होगा, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। और ट्रेट क्या होता है? एलील। क्लियर? वैसे ही एक और एग्जांपल है फ्लावर कलर। ध्यान से देखो आप, यहां पे फ्लावर कलर का मैं बात करता हूं तो फ्लावर कलर में दो चीज है। फर्स्ट वन इज द रेड एंड सेकंड वन इज द व्हाइट। ओके, रेड एंड व्हाइट। अब बताओ, फ्लावर कलर क्या है? एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को कौन डिसाइड किया? जीन। ओके, तो फ्लावर कलर कैरेक्टर है, कैरेक्टर को डिसाइड किया जीन। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर का अलग अलग ट्रेट का। तो बताइए, फ्लावर रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, और रेड एंड व्हाइट का बात करते हैं तो ये अलग अलग ट्रेट हो गया। एक कैरेक्टर का अलग अलग ट्रेट, अलग अलग प्रकार से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। येलो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ट्रेट को कौन डिसाइड करता है? एलील। क्लियर? एलील क्या होता है उसका भी बात करेंगे अभी। तो बताइए, कैरेक्टर किसे कहते हैं? कैरेक्टर हम उसे कहते हैं जिसका मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो है हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ओके, यहाँ कैरेक्टर वो वाला कैरेक्टर नहीं है जो आप समझ रहे हो, कैरेक्टर ढीला वाला यहाँ कैरेक्टर नहीं है, ये दूसरा कैरेक्टर है। ओके,
अब मैं बात करता हूं सेकेंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज जीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जीन। देखिए यहां पे दो व्यक्तियों का नाम आ रहा होगा, एक है हमारे जॉनसन साहब और एक है हमारे मेंडल साहब। एक्चुअली ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार जीन नाम जो है वो प्रपोज किया था। जीन जो है, जीन नेम सबसे पहली बार जॉनसन साहब ने ही दिया था। ओके, और फैक्टर, जीन को ही फैक्टर कहा करते थे आपके मेंडल साहब जीन को फैक्टर कहा करते थे, और जॉनसन साहब जो है वो जीन को जीन कहा करते थे। यानी कि जीन शब्द का उत्पत्ति इन्होंने ही किया था। जीन होता क्या है, ध्यान से समझिए। क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी का यूनिट होता है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। अगर सेल नहीं है तो हम नहीं है, वैसे ही जीन नहीं है तो जेनेटिक्स भी नहीं है। तो जेनेटिक्स, पूरे के पूरे जेनेटिक्स का जो यूनिट होता है, इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है, वो होता है जीन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट्स का जेनेटिक कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होना एक अलग चीज है, ट्रांसफर कौन किया वो अलग चीज है। हम यहां से कहीं ट्रैवल किए तो किसी चीज के माध्यम से गए, तो किस चीज के माध्यम से गए? गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, जहाज से जाएंगे, कुछ किसी भी चीज से जाएंगे। तो जो हमें लेकर गया वो है जीन, और जाने का प्रोसेस कहलाता है ट्रैवलिंग। तो हेरिडिटी इज द ट्रैवलिंग, और कैरेक्टर को ले जाने वाला जो होता है वो होता है जीन। तो जीन ही एक ऐसा फैक्टर है या कारक है या जो भी कह सकते हैं, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। तो कैरेक्टर का ट्रांसफर करने का प्रोसेस कहलाता है हेरिडिटी, और कैरेक्टर का ट्रांसफर कौन करता है? जीन करता है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ओके, तो यहां पे डेफिनेशन जो है वो लिखा हुआ है, और एक बहुत बढ़िया बात है यहां पे। देखिए एक्चुअली अगर मैं बात करता हूं जीन का, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने क्रोमोजोम का नाम सुना होगा। ओके, आप क्रोमोजोम बहुत अच्छा जानते हो। मान लीजिए ये एक सेल है। ओके, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम पे कौन पाया जाता है? डीएनए, और डीएनए पर कौन पाया जाता है? जीन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर से एक बार समझिएगा, एक बार यहां फिर से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एक्चुअली ये है आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए पर क्या पाया जाता है? जीन। ओके, तो ये जीन है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही बात। अब मान लो कि ये आपका डीएनए है, दिस इज डीएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सबको पता है। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड। ये है आपका डीएनए, और मान लीजिए कि डीएनए का ये छोटा सा भाग जो है, रेड वाला भाग, ये किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं हम लोग जीन। क्या कहते हैं बेटा? जीन। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब ये वाला पार्ट जो है, ये एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल किया, और ये भी क्या कहलाया? जीन। अब डीएनए का ये वाला पार्ट एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, डीएनए का ये वाला पार्ट एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, बट बीच वाला पार्ट जो है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो क्या ये जो जीन है वो डीएनए का पार्ट है, और ये डीएनए है लेकिन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है? तो यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, ऑल जीन्स आर डीएनए। सभी जो जीन्स हैं, ये जो जीन है वो डीएनए है, डीएनए का एक पार्ट है। बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। बट सभी डीएनए जो है वो जीन नहीं है। देखिए ये भी डीएनए है, लेकिन ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ओके, तो ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, और जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। याद रखिएगा। तो जीन जो है वो नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। और फैक्टर जो है, फैक्टर वो किसने कहा था? मेंडल साहब ने।
ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं तीसरा नंबर का, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं अब एलील के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एलील, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने ट्रेट का बात किया था, जीन का बात किया था, एलील का बात किया था। तो एलील अच्छा से समझिएगा। देखिए होता क्या है, अगर मैं एलील का बात करता हूं यहां पे, तो देखो ये जो है वो क्रोमोजोम है, जो लाइन आपको दिख रहा है, दीज आर द क्रोमोजोम्स, और ये क्रोमोजोम्स होमोलोगस क्रोमोजोम है। क्या होता है होमोलोगस क्रोमोजोम, अभी तुरंत बात करेंगे। तो मान लीजिए ये एक ऐसा क्रोमोजोम है जो मदर से आया हुआ है, और ये एक ऐसा क्रोमोजोम है जो फादर से आया हुआ है, ठीक है। मदर के क्रोमोजोम पर एक ऐसा जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल। एक ऐसा जीन है जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक ऐसा जीन है जो ड्वार्फ, बौनापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों तो जीन है, ध्यान से समझिए, दोनों जो है वो जीन है, दोनों जो है वो क्या है, जीन है, और अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक टॉल के लिए तो दूसरा ड्वार्फ के लिए, बट है तो हाइट के लिए। समझने वाली बात है, एक जो है वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे जो है वो ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हाइट के लिए। वो चाहे 6 फीट का हो, लिलीपुट हो, या 6 फीट हो, है तो हाइट के लिए। तो जब एक ही कैरेक्टर का जीन होमोलोगस क्रोमोजोम पे उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एलील। अब ध्यान से समझिए, एक यहां पे जीन है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पे एक और जीन है जो व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कलर के लिए, है तो कलर के लिए। ये जीन जो है भी कलर के लिए है, और ये भी जीन कलर के लिए है, बट दोनों जो है वो एक ही लोकस पर, एक ही पोजीशन पर, होमोलोगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। अगर यहां पे बात करें एक टॉल और एक रेड, तो बताओ ये कैरेक्टर एक है कि अलग हो गया? ये कैरेक्टर दोनों अलग हो गया, यानी कि अब ये एलील, यानी कि ये अब होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है। होमोलोगस क्रोमोजोम उसको कहते हैं जब एक ही कैरेक्टर का जीन जो है सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएगा, और ये जो है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं, दिस इज रेड, ये जो आपका यहां पे जो जीन है वो रेड कलर की रिस्पॉन्सिबल है, और ये व्हाइट कलर के लिए है तो कलर के लिए। जीन जो है वो तो कलर के लिए है, बट जीन का एक्सप्रेशन जो है अलग अलग हो सकता है, दैट इज रेड और व्हाइट। तो प्लांट हाइट में दो ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ, एंड फ्लावर कलर में 2 ट्रेट, रेड एंड व्हाइट। तो ये कैरेक्टर जो है वो जीन के द्वारा डिसाइड होगा, और जीन का अलग अलग जो है वो एक्सप्रेशन हो सकता है, दैट इज ट्रेट, और ये ट्रेट कहलाता है आपका एलील, जो अभी जस्ट हमने बात किया था इसके बारे में। ओके, अब मैं बात करता हूं सेम चीज। देखिए यहां पे ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, बट है तो हाइट। ये टॉल के लिए हो गया और ये भी टॉल के लिए हो गया। जरूरी नहीं है कि यहां भी टॉल हो तो यहां भी टॉल हो, ये ड्वार्फ भी हो सकता है। इसलिए ड्वार्फ हो चाहे टॉल हो, है तो हाइट। ओके, तो अब यहां ध्यान से समझिएगा, इसका डेफिनेशन हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, प्रेजेंट ऑन सेम लोकस मतलब पोजीशन इन होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड एलील। ओके, तो ये दोनों जो है वो होमोलोगस क्रोमोजोम है, बट वो जो है वो होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं अगला, यानी कि ये हो गया आपका फिनोकॉपी। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिनोटाइप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको बहुत बार पूछा जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो फिनोटाइप आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर बात करते हैं फिनोटाइप का, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। ओके, तो उस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है, दैट अगर हम टॉल है तो हमारे पास टॉल का कैरेक्टर है, तो हम अपने आप को टॉल एक्सप्रेस करेंगे, आई एम टॉल। तो हम लंबा है तो ये हमारा फिनोटाइप है।
हमारा आंख जो है वो ब्लैक है, वो हमारा फिनोटाइप है, जो सामने से दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का एक्सटर्नल अपीयरेंस, किसी भी कैरेक्टर का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो सामने से दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। ओके, अब बात करते हैं फिनोटाइप का। तो फिनोटाइप दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला जीनोटाइप, फिनोटाइप डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर जीन कैसा है। हमारे बॉडी के अंदर अगर ड्वार्फ वाला जीन है तो हम ड्वार्फ जैसा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और अगर हमारे बॉडी में टॉल वाला जीन है तो हम अपने आप को टॉल जैसा एक्सप्रेस करेंगे। और फिनोटाइप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट के बदलने से हो सके आप दो भाई हैं, एक भाई अलग जगह पे है, दूसरा भाई अलग जगह पे है, कुछ दिनों के बाद मिले तो दोनों का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो फिनोटाइप वातावरण के कारण भी बदल सकता है, और फिनोटाइप कंप्लीट डिपेंड करता है आपके जीनोटाइप पर, आपके बॉडी के अंदर उपस्थित है जीन पर डिपेंड करता है फिनोटाइप। ओके, अब मैं बात करता हूं जीनोटाइप का। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे बॉडी में कैपिटल टी जीन है तो हम टॉल हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम ड्वार्फ बॉर्न नहीं हो सकते हैं। तो ये कैपिटल टी हमारे माता से आया और ये कैपिटल टी हमारे पिता से आया, तब दोनों मिलके हमारे बॉडी में आया, तब हम टॉल हुए। तो क्या ये जीन को आप बदल सकते हो? कभी नहीं बदल सकते। हमारे बॉडी में जो एक बार आ गया सो आ गया। हमारे बॉडी का ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन गया, हमारे बॉडी के कैरेक्टर का हमारे बॉडी के कैरेक्टर का एक्सप्रेस करने का एक तरीका आ गया कि हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के इस कैरेक्टर को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है। इसे बदला नहीं जा सकता है, ये हमारे बॉडी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। ओके, अगर ये ड्वार्फ है तो स्मॉल टी, यानी कि अगर आपके माता और पिता दोनों से स्मॉल टी जीन आया है तो आप क्या हो जाओगे? बौने हो जाओगे। ओके, तो दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपके बॉडी में जीन का कौन सा मिश्रण है, तब आप कैसा एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज जीनोटाइप। ओके, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, दैट इज जीनोटाइप। ओके, तो कैपिटल टी जीनोटाइप किसके लिए हो गया? टॉल के लिए। और स्मॉल टी जीनोटाइप किसके लिए हो गया? ड्वार्फ के लिए। अब यहां पे एक और आया था, दैट इज फिनोकॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिनोकॉपी, इसको बढ़िया से समझिएगा। ओके, फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है? मान लो ये कैपिटल टी है और ये क्या है बेटा? टॉल है, और ये स्मॉल टी है और ये भी क्या है? ड्वार्फ है। ओके, तो बताओ ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कैपिटल टी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल एंड स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ। अब बौना होते हुए इसमें कुछ इन्वायरमेंटल चेंज हम कर देंगे। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है लंबा वाला नहीं है, इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस, बट इसका अगर हम कुछ इन्वायरमेंट चेंज कर दे, इसमें हम बाहर से कुछ ऐसा चीज मिला दें जैसे जिबरलिन एसिड, तो ये हो जाएगा टॉल। ओके, इसको बाहर से हम कुछ ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जिबरलिक एसिड इसमें डाल दे, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? टॉल। तो टॉल किसके वजह से हुआ? इसको हमने जबरदस्ती टॉल करवाया है। ये बचपन से, यानी कि ये माता पिता से इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं आया था टॉल का। ओके, तो फिनोकॉपी वही होता है जो रियलिटी में उसके अंदर उस कैरेक्टर का जीन नहीं होता, बट उसे एक्सप्रेस करवाया जाता है चेंज करके, उसके वातावरण को चेंज करके। तो यहां लिखा हुआ है इन फिनोकॉपी डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रोड्यूस सेम फिनोटाइपिकल conditions due to different environmental conditions। अलग अलग environmental conditions के कारण इसका एक्सप्रेशन जो है वो सेम हो जाता है। अब बताओ, ए भी टॉल है, कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी ड्वार्फ है, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर दिए जिसकी वजह से भी क्या हो गया? टॉल हो गया। तो बताओ, अब ये दोनों जो है टॉल हमें दिख रहा है, तो बाहर से इसका एक्सप्रेशन कैसा दिखा? टॉल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फिनोकॉपी है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, इसका जीनोटाइप सेम नहीं है, जीनोकॉपी नहीं है, ये फिनोकॉपी है।
क्योंकि इसका एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है बिल्कुल सेम है, बट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड जेनेटिक्स का। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फॉरवर्ड जेनेटिक्स का, फॉरवर्ड जेनेटिक्स, तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स होता है स्टडी फ्रॉम फिनोटाइप टू जीनोटाइप। फिनोटाइप से जीनोटाइप का स्टडी करना, यानी कि बाहर से अंदर की ओर स्टडी करना। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक का स्टडी करना क्या कहलाता है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और इसका एग्जांपल है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल साहब का जो जेनेटिक्स है वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। और अगर बात करता हूं मैं बैकवर्ड जेनेटिक्स का, तो स्टडी फ्रॉम जीनोटाइप टू फिनोटाइप। जीनोटाइप से फिनोटाइप तक का स्टडी क्या कहलाता है, बैकवर्ड जेनेटिक्स। और इसका एग्जांपल है जीनोमिक्स, यानी कि स्टडी अबाउट द जीनोम। जीनोम के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, यानी कि जीन कैसा है तो कैरेक्टर कैसा होगा, दैट इज बैकवर्ड जेनेटिक्स। और इसका जो जीनोम है, जीनोम क्या होता है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जीनोम कई बार पूछा जा चुका है क्लास 12 के एग्जामिनेशन में। टोटल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपके बॉडी में क्रोमोसोम का 2 सेट होता है, n+n। शायद आप जानते होंगे इस बात को कि आपके बॉडी में n+n सेट होता है क्रोमोसोम का, यानी कि 2n। तो 2n जो है हो गया वो डिप्लॉयड हो गया, और सिंगल n जो है वो हैप्लॉइड है। यानी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जितना भी जीन प्रेजेंट होता है, ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम जो है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जितना भी जीन प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। अगर बात करता हूं मैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ध्यान से समझिए, अगर कोई जीन है और जीन जो है वो दोनों एक जैसा है, कैपिटल बी कैपिटल बी, यानी कि माता से आने वाला जीन भी कैपिटल बी है और पिता से आने वाला जीन भी कैपिटल बी है, स्मॉल बी, माता से आने वाला बी और पिता से आने वाला भी बी, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे होमोजाइगस, कैपिटल बी। और अगर इसी में डिफरेंस हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स अगर शो होता है, अलग अलग फैक्टर आपको दिख रहा है, देन दैट इज हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। ओके, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस अलग है। अगर हेट्रोजाइगस का बात करते हैं तो इसमें 2 एलील है, देखिए ध्यान से। होमोजाइगस में कितना एलील, 2 एलील, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके, तो यहाँ पे एलील्स, सेम एलील यहाँ पे होगा, सेम एलील डिफरेंट एलील, क्लियर। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस समझने के लिए। आपको पूरे चैप्टर में होमो और हेट्रो का बात होते रहेगा। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे कि यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेमिक्स, हाइब्रिड विगर, हेट्रोसिस। ओके, तो उतना ज्यादा डिटेल्स नहीं आता है एग्जामिनेशन में, इतना जितना आप जान चुके हैं बहुत ज्यादा है, इतना पूरा जेनेटिक्स कवर हो जाएगा आपका। तो आज जो है हमने टर्मिनोलॉजी कवर किया। आई होप आपको पूरा टर्मिनोलॉजी समझ में आया होगा। अगर कोई आपको अगर और परेशानी है, कोई सवाल है मन में, दिल में उठ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।